आज हम लोग स्टूडेंट केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट पे है ना डील करेंगे और एक एक कर मैं केमिस्ट्री के सारे बेसिक कंसेप्ट आपके सामने रखता चला जाऊंगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप कृपया कर है ना प्रॉपर नोट्स और पेन लेकर तैयार हो जाएं, क्योंकि अब यहीं से आपका सिलेबस रन करना शुरू करेगा और मैं तब तक चैप्टर में इंटर नहीं करूँगा जब तक कि मैं अपने मन मुताबिक आपको तैयार ना कर दूँ। क्योंकि अगर छोटे छोटे चीज़ अगर आपको मैं पहले से ही बता दूंगा ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आने वाले चैप्टर में, चाहे वो केमिस्ट्री का भी कोई भी चैप्टर हो, आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप मेरी बात अच्छे से समझिएगा। एक एक चीज़ कर हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट में बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री क्या है, ठीक है ना, केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस, है ना। केमिस्ट्री क्या है दोस्तों, है ना, एक ब्रांच है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइंस का। हम लोग वहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उसके बाद डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है ना। हम लोग वहाँ पे मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ मैटर, मैटर में क्या क्या चेंजेस हुआ। अब चेंजेस कैसा हो सकता है, उसके शेप और साइज में चेंजेस हो सकता है, उसके कलर में वेरिएशन हो सकता है। तो ये इस तरह का चेंजेस हम लोग देखेंगे। एंड द लॉज विच गवर्न दिस चेंजेस, और जो चेंजेस मैटर में हो रहे हैं उसके पीछे क्या, कौन सा लॉ, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है, किस लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है, वो सारा चीज़ है ना हम लोग किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे तो केमिस्ट्री के दोस्तों बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, ठीक है ना, लगभग 7 से 8 या 9 ब्रांचेज़ हैं, लेकिन हम लोग को उतना दूर तक नहीं जाना है। हम लोग को बेसिकली 3 ब्रांचेज़ अप टू 12 तक हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग वहीं तक की बात करेंगे, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना। आइए, सबसे पहला ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना, जो कि आपके 10th पोर्शन में भी इंपॉर्टेंट है। जो भी ये 3 ब्रांचेज है वो आपके 10th से रिलेटेड है। सबसे पहला जो ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो है केमिस्ट्री के, है ना, ब्रांच में किस चीज़ से डील करते हैं दोस्तों, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे थे, एक चैप्टर ही था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है ना। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उनके बाद इनका रिएक्शन पढ़ेंगे, देयर रिएक्शंस। उसके बाद फिर हम इन देयर कंपाउंड्स, ठीक है ना, कि आखिर ये लोग जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या कंपाउंड बनता है, उनके बिहेवियर को देखेंगे, उनके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और उनके यूजेस को देखेंगे, उनके एप्लीकेशन को देखेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं सर, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, देयर रिएक्शन, देयर कंपाउंड्स, देयर प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, ठीक है। दूसरा जो हमारा ब्रांच है दोस्तों वो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा, ऑर्गेनिक। इससे पहले कौन सा था, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग वो तमाम कंपाउंड्स को देखेंगे जो कार्बन से मिलकर बने हो, जो कार्बन कंपोज्ड कंपाउंड हो, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ में एक्सेप्ट कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स, किन किन को छोड़कर दोस्तों, तो कार्बोनेट, जैसा आप जानते हैं कि ये जो आपका कार्बोनेट होता है दोस्तों, है ना, कार्बोनेट, ये एक डाइवैलेंट निगेटिव रेडिकल होता है ना, जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है CO3 2-, ठीक है। जबकि बाइकार्बोनेट की बात करें, है ना, यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं बाइकार्बोनेट की बात करूँ, बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो ये होता है HCO3 से मोनोवैलेंट निगेटिव रेडिकल है। आप घबराइए नहीं, ठीक है ना, थोड़ी देर के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सर ये कार्बोनेट क्या है, बाइकार्बोनेट क्या है, रेडिकल क्या है, क्या नहीं है, ठीक है ना, आप घबराइए नहीं। जो टर्म आ रहा है मैं वो लिख के आपको बताता चल जा रहा हूँ, बताते रह जा, है ना, बता रहा हूँ आपको कि बाइकार्बोनेट को किसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, HCO3 से, ये मोनोवैलेंट निगेटिव रेडिकल है। कार्बोनेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, CO3 2- से, जबकि ये डाइवैलेंट निगेटिव रेडिकल है। तो एक्सेप्ट कौन कौन,
कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड आप जानते हैं ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग CO से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जानते हैं कि CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन लोग को छोड़कर, ठीक है ना, तो फिर से हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है दोस्तों जहाँ पे हम लोग कार्बन कंपोज्ड कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेप्ट आप देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है, और आप देख रहे थे कि कार्बोनेट में भी कार्बन है, कैपिटल C, और बाइकार्बोनेट में भी कार्बन है। तो इनसे जो मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं ना दोस्तों, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं होता है। आप बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो जब हम लोग कार्बन कंपाउंड्स, जो कि चौथा चैप्टर है, वहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो आपको एकदम फुल डिस्क्रिप्शन में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल आप ये जानिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ते हैं सर, एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बोनेट एंड देन बाइकार्बोनेट, इन लोग को छोड़कर, इन चार को छोड़कर। तीसरा आपका जो ब्रांच है केमिस्ट्री का, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो इसमें तो कुछ है नहीं फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बस केमिस्ट्री का जो प्रिंसिपल है उसी से हम लोग स्टडी करेंगे, उसी को डील करेंगे। सारे प्रिंसिपल को हम लोग किसमें पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ दोस्तों मैं हटा दे रहा हूँ और वापस से मैं आपके लिए हट जाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से, ठीक है ना, वीडियो को पॉज कर कर प्रॉपर नोट्स बनाना शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैटर के बारे में, ठीक है। तो मैटर क्या है, तो वो कोई भी सबस्टांस जो ऑक्युपाई करता हो सम स्पेस, जिसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंट हो, है ना, क्या हो, रेसिस्टेंस, पुट्स रेसिस्टेंस मतलब घर्षण हो, ठीक है। साथ साथ में उस सबस्टांस के पास कुछ ना कुछ अपना एक मास हो। तो ऐसे सबस्टांस को दोस्तों क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। इस बेसिस पे मैटर में दो तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। कितने तरह के चेंजेस दोस्तों, दो तरह के चेंजेस। एक चेंजेस हो गया आपका फिजिकल चेंज, जो कि क्लास 9th में पढ़े थे आप। दूसरा चेंज हो गया आपका केमिकल चेंज, ठीक है ना, ये भी आप क्लास 9th में पढ़े थे। तो ये जो मेरा बेसिक कंसेप्ट है ना दोस्तों, ये दरअसल 8, 9th और अप टू 10th तीनों को मिलाकर ये तैयार कर रहे हैं। तो ये जो लेक्चर है ना, ये 8th का ही बच्चा देख सकता है, 9th का ही बच्चा सीख सकता है, और इवन 10th का ही बच्चा सीख सकता है। तो ये स्पेशली 8, 9, 10th को ही दिमाग में कंसिडर कर कर ये लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो आप, हमने क्या बोला कि सर वो तमाम सबस्टांस जिसके पास कुछ ना कुछ क्या हो, अपना मास हो, जो रेसिस्टेंस क्रिएट करता हो, है ना, और साथ साथ में कुछ ना कुछ जगह छेकता हो। जैसे इस पेन की बात करें तो अगर इस पेन को मैंने यहाँ रखा, ठीक है ना, तो क्या इस पेन ने इस बोर्ड का कुछ हिस्सा छेका, कुछ जगह छेका, कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया? आपने बोला यस सर, ठीक है ना। क्या इस पेन का अपना कुछ मास है? जब इसको कुछ मास होगा, इसका मास है ना दोस्तों, ठीक है। साथ साथ में जब इस पेन को इस बोर्ड पे अगर हम इस तरह से मूव करवा रहे हैं तो क्या इस बोर्ड का इस पेन में फ्रिक्शन हो रहा है? इस पेन की वजह से बोर्ड में क्या डेवलप हो रहा है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वजह से क्या डेवलप होगा दोस्तों? रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इस सबस्टांस को हम कह सकते हैं ये मैटर है, ठीक है ना। अब वुड हो गया, आयरन हो गया, एयर हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे मैटर है। अब यहाँ पे बात आता है एयर क्या मैटर है सर? हाँ एग्जैक्टली, एयर ऑक्युपाई करता है ना स्पेस। आप जो CNG यूज़ करते हैं, टायर में जो है, ट्यूब में जो है आप हवा भरते हैं, तो वो तो ऑक्युपाई करता है। फुटबॉल में भी हवा भरते हैं तभी तो वो खेल पाते हैं फुटबॉलर। तो सर एयर भी जो है उसका कुछ अपना मास होता है, वो भी जो है रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, और साथ साथ में, ठीक है ना, सम स्पेस ऑक्युपाई करता है। इस आधार पे किसी भी मैटर में दो तरह के चेंजेस देखने को मिलता है, एक फिजिकल चेंज और दूसरा हो गया आपका केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज वैसा चेंज विच काउजेज अल्टरेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी मैटर, है ना। तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस हो विदाउट, यहाँ देखिएगा, विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन, उसके केमिकल कंपोजिशन से छेड़छाड़ ना किया जाए,
बस उसके आकार विकार में परिवर्तन किया जाए, उसमें चेंजेस किया जाए, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस किया जाए, केमिकल कंपोजिशन को फिक्स्ड करते हुए, कांस्टेंट रखते हुए। तो ऐसे तमाम चेंजेस को हम लोग कंसिडर करते हैं दोस्तों, किस में? फिजिकल चेंजेस में। जैसे आइस को अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस वाटर को वापस आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कैसा चेंजेस हुआ? फिजिकल चेंज। ठीक ना, आइस ही वाटर था, वाटर ही आइस था, इसमें कोई नया सबस्टांस बना दोस्तों? नहीं, कोई भी नया सबस्टांस फिजिकल चेंज में चेंज नहीं होता है, बस एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तीसरा हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल में। अच्छा, आप कहेंगे सर कुछ और एग्जाम्पल बताइए, तो कंडेंसेशन जो होगा, ठीक है ना, देखते होंगे कि जब आप रेफ्रिजरेटर से जो है ना, किसी बॉटल को बाहर निकालते हैं तो उसके चारों तरफ जो है वाटर का जो है वाटर कंडेंस कर जाता है। ठीक है ना, तो वो भी एग्जाम्पल हो गया किसका दोस्तों? फिजिकल चेंज का है। इवापोरेशन ऑफ वाटर इनफैक्ट एग्जाम्पल है किसका? फिजिकल चेंज का। आप एक कटोरा पानी लीजिए, उसको धूप में सनराइज में जो है उसको रखिए, तो क्या होगा? कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि कटोरे में पानी का लेवल धीरे धीरे उसका लेवल डाउन होता चला जाएगा, और एक लिमिट आएगा, एक सर्टेन टाइम आएगा कि पूरा का पूरा पानी इवापोरेट कर जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये भी कैसा चेंज है दोस्तों? फिजिकल चेंज है। ठीक है ना, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको फिजिकल चेंज समझ में आ गया होगा। बात करते हैं केमिकल चेंज की। ठीक है ना, तो जितने भी हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं ना दोस्तों, है ना, देखिए आइस से वाटर, वाटर से आइस, तो ये कैसे कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे? किस तरह का प्रोसेस? ये होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। एक बार जिस सबस्टांस से दूसरे सबस्टांस में कन्वर्ट होना और वापस दूसरे से हम लोग इनिशियल सबस्टांस में आप वापस आ जाए, तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंजेस बोलेंगे। जबकि केमिकल चेंजेस में आप पढ़िए तो चेंज इन अ सबस्टांस इन्वॉल्विंग परमानेंट अल्टरेशन, है ना, इन इट्स केमिकल एज वेल एज फिजिकल कंपोजिशन। ठीक है ना, तो एक ऐसा चेंज सबस्टांस में देखने को मिलता है अक्सर आपको, जहाँ पे, ठीक है ना, परमानेंट ही अल्टरेशन होता है, मतलब परमानेंट चेंज होता है। वो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज, जिसमें केमिकल कंपोजिशन के साथ साथ उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होता है सर? चेंज हो जाता है। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, आप एक पेपर में आग लगा दीजिए, अब मैं आपसे बोलूँ कि वापस दो भाई मेरा पेपर, क्या उस राख से आप हमको वापस पेपर दे सकते हैं? आप बोलेंगे ना जी सर, ना, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। एक वुड को जो है आप आग लगा दीजिए, है ना, ऐश में कन्वर्ट हो गया, है ना, तो जो वुड था उसका केमिकल कंपोजिशन के साथ उसका आपने फिजिकल कंपोजिशन इंटायरली क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अब मैं आपसे बोलूँ कि इस राख से वापस जो है आप वुड बना के दिखाओ, ये संभव है? आप बोलेंगे नहीं सर, ये संभव नहीं है। तो ऐसे चेंजेस जो होंगे, ठीक है ना, वो हमारे कहलाते हैं केमिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस कैसा चेंज प्रोसेस करेगा सर? तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। आप देखिए, राख से आप वापस पेपर नहीं बना सकते हैं, राख से आप वापस से वुड नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह के जो जितने भी चेंजेस होंगे वो आपके केमिकल चेंजेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग लिखते चलें। तो केमिकल चेंजेस में हम लोग लिखेंगे, अगला जो पॉइंट है, नो न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म्ड विथ entirely different physical and chemical properties। ठीक है, ये कैसा चेंज है दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सर, लिखते चले दोस्तों, एरो दे के लिखते चले। ये इरिवर्सिबल चेंज हुआ, ठीक है, और इरिवर्सिबल चेंज जो होता है सर वो हमारा परमानेंट चेंज होता है। तो जितना भी केमिकल चेंज होगा वो आपका परमानेंट चेंज होता है। परमानेंट अल्टरेशन मतलब चेंज होना, तो अल्टरेशन मतलब चेंज, मतलब ये परमानेंट चेंज है। ये इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं या इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। आप चेंजेस की जगह प्रोसेस लिख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल में सर बर्निंग ऑफ
पेपर, ठीक है। और भी एग्जाम्पल सोचिए दोस्तों, क्या क्या सोच सकते हैं आप। बर्निंग ऑफ पेपर हो गया, फिर कन्वर्सन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे दोस्तों। ये सारे के सारे कैसे चेंजेस हुए हैं, हमारे केमिकल चेंजेस हुए, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको राइट डाउन करें कॉपी पे, आप अच्छे से लिखें, तब तक मैं आगे की टॉपिक तैयार करता हूं दोस्तों। आइए दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने केमिकल चेंजेस के बारे में लिख लिया था, अ चेंज इन अ सबस्टांस इन्वॉल्विंग परमानेंट अल्टरेशन इट्स केमिकल एज वेल एज फिजिकल कंपोजिशन। अब हम लोग दोस्तों, ठीक है ना, थोड़ा सा व्यू एटम के बारे में लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एलिमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। और जैसे ही हम लोग इन 3-4 चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे ना, तो आप समझ जाइएगा कि हम लोग क्लास 10th में इंटर कर चुके हैं, ठीक है ना। आइए एटम के बारे में जानें। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि एटम क्या होता है सर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है ना, इज विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एलिमेंट कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है दोस्तों। एलिमेंट का जो है ना, नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, और जो चेंजेस आपको देखने को मिलता है ना, ये इसी एटम के अदल बदल के कारण होता है, ठीक है ना। और विच हैज़ ऑल दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट। तो जितना जो भी प्रॉपर्टी एलिमेंट का है ना, वो सारी भी प्रॉपर्टी किसके होते हैं, एटम्स के ही होते हैं। तो आज के बाद से याद रखेंगे सर कि एटम जो होता है सर, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं सर, है ना, वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जिनका कंपोजिशन जो होता है, जिनका प्रॉपर्टीज़ जो होता है सर, वो इंटायरली सेम होता है जो कि आपके एलिमेंट के होते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बेसिकली किसी को ये जानेंगे कि बेसिकली किसी भी एटम को जो है हम लोग 3 पार्ट में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लिया, है ना। एक एलिमेंट मैंने लिया सोडियम, जिसका सिंबल Na होता है। ये सब बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, ये सारी कहानी खुलना शुरू होगी। पहले एटम को समझिए। अगर मैंने सोडियम को कहा, तो सोडियम को जानते हैं कि सोडियम एक मेरा मेटल है। ये किस कैटेगरी के अंदर आता है दोस्तों, मेटल के अंदर, ठीक है। सारा कुछ बताया जाएगा। ये यहाँ पे जो कॉर्नर साइड में लिखा रहता है ना, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ऊपर में जो लिखा रहता है ना, इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है दोस्तों। तो नोट में 2-3 बात याद रखेंगे, है ना। पहला नोट में बात याद रखेंगे, ठीक है। अब यही सब जो है आपका बेस बना रहा है, ठीक है ना। तो आपका यहीं से बेसिक बिल्डअप होना शुरू हुआ। ध्यान से देखिएगा, नोट में मैं एक बात लिख रहा हूँ ना, क्या कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। अब देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, यहाँ प्रोटॉन और यहाँ पे न्यूट्रॉन, ठीक है। तो 3 फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि किसी भी एटम के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एग्जांपल कंसिडर किया सोडियम का। किसका दोस्तों, सोडियम का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ किसका, सोडियम का। तो सोडियम का जब देखा गया तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, जबकि इसका एटॉमिक मास कितना होता है दोस्तों, 23।
तो आपको एक नोट में लिखाया गया कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के बराबर और वही होता है उसका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बराबर। जैसा कि यहाँ पे देखिए, अगर आपसे सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो अगर मैं पूछूँ यहाँ से क्वेश्चन कि बताओ भाई, ठीक है ना, कि सोडियम के पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप तुरंत बोलेंगे 11, ठीक है। आपसे मैं पूछूँ कि ठीक है भाई, इसके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तो 11 है सोडियम के पास, तो बताओ कि सोडियम एटम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के भी तो बराबर होता है, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी कितना होगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी कितना होगा दोस्तों, 11 ही होगा। तो किसी भी एलिमेंट का जितना भी एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी होता है, ठीक है ना। इन केस अगर सर व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप नोट 2 में लिखें। नोट 2 में क्या लिखेंगे दोस्तों कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए इस सोडियम के पास एटॉमिक मास 23 है, एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो 23 माइनस 11 कीजिए, आपका क्या आ गया 12। तो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सोडियम के पास कितने हुए, 12 हुए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करेंगे, एक बार इसको राइट डाउन कर ले, ठीक ना। और ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, नोट 1 और नोट 2 अच्छे से लिखें। आइए दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा जो हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। और ये टॉपिक अगर आप समझ लिए ना तो मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले मान लीजिए कोई भी एटम लेते हैं, हम सोडियम एटम ही लिए। अभी आपने देखा था सोडियम का सर एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 11। आइए इसका सेल स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। इस सेंट्रल पार्ट को हम लोग कहते हैं फ्रेंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर दोस्तों दो जन पाया जाता है, एक भाई साहब का नाम है प्रोटॉन और दूसरे का नाम है न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन की बात करें हम लोग, अगर दोस्तों मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन जो होता है किस तरह का फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, इसका नेचर कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। जबकि अगर मैं न्यूट्रॉन के बारे में बोलूं तो आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है चार्जलेस होता है, दैट इज़ हैविंग नो चार्ज, नो चार्ज, ठीक है दोस्तों। तो ओवरऑल अब यहाँ से मेरा दो क्वेश्चन उठेगा। पहला कि आप बताइए कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस का चार्ज का नेचर कैसा होगा, किसी भी एटम का न्यूक्लियस उसका चार्ज कैसा होगा ओवरऑल, तो आप क्या बोलेंगे कि सर न्यूक्लियस जो होता है एटम का वो उसका नेचर जो होता है वो कैसा होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और ये किसके कारण होता है, प्रोटॉन के प्रेजेंस के कारण, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो अपना खुद का कोई चार्ज है ही नहीं, तो चार्जलेस है ना, फंडामेंटल पार्टिकल्स है। तो ओवरऑल किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसका नेचर कैसा होता है फ्रेंड, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ, सब सिखाऊंगा आपको, अभी आप फ़िलहाल देखते चलिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ तो क्या मिलेगा, पहले सेल में 2, फिर 8 और फिर ये हो गया K सेल, ये L और ये M। आप जैसे जान रहे हैं कि सोडियम का 3 सेल बनेगा, K सेल, L सेल और M सेल। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आपने बोला 2। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और लास्ट M सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा,
जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ना, है ना, ये जो आप सर्कुलर रिंग देख रहे हैं, ऑर्बिट देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट या फिर सेल के नाम से जानते हैं। तो केमिस्ट्री में, ठीक है ना, इस न्यूक्लियस के अराउंड जो भी आपको सर्कुलर रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है उसको आज के बाद से रिंग वुंग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑर्बिट बोलेंगे और सेल बोलेंगे। इसी ऑर्बिट और सेल में जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हैं कि इस न्यूक्लियस के अराउंड सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह का फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स है, तो आप बोलिएगा कि सर ये तो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होता है। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, आपको जहाँ ज़रूरत पड़े आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और तुरंत आप उसको लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन मेरा निकलता है कि वाई एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बताओ भाई साहब ऐसा क्यों होता है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। तो आप देखिए इसका आंसर लिखिएगा और फिर मैं आपको समझाता हूँ एक एक बात। ठीक है ना, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है इलेक्ट्रॉन्स, शॉर्ट फॉर्म में नहीं समझ में आएगा तो इसको पूरा लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स present inside the nucleus of an atom is as the number of electron present as the number of protons दोस्तों, as the number of protons present inside the nucleus of an atom is equal to the number of electrons revolve around the nucleus of an atom. Hence, overall an atom is electrically neutral in nature। आप समझिएगा। ठीक है, आप देखें कि किसी भी स्ट्रक्चर में ये जो सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। किसकी वजह से सर, प्रोटॉन की वजह से। ठीक है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है। आप जानते हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो अभी आपने पढ़ा था कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, उतना ही नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, तो चूँकि अभी आपने देखा कि सोडियम के पास जो है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन का संख्या भी कितना होगा दोस्तों, 11 होगा। तो जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस के अंदर में बैठे हुए हैं उतना ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये -11 हो गया इलेक्ट्रॉन और ये +11 हो गया, कट के ओवरऑल जो चार्ज होगा किसी भी एटम पर वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, आप मेरी बातें समझ गए होंगे कि जितना भी पॉजिटिवली चार्ज, जितना प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के इनसाइड बैठे होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते होते हैं। तो जितना पॉजिटिव, अगर 10 पॉजिटिव तो 10 नेगेटिव, 5 पॉजिटिव तो 5 नेगेटिव, ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा चार्ज, और इस वजह से कोई एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है दोस्तों, न्यूट्रल होता है नेचर में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्लास में हम लोग दोस्तों इससे आगे की बात करेंगे, तब तक बने रहिएगा और एक एक चीज़ को बारीकी से आपको मैं समझाते हुए ले जा रहा हूँ। अगले क्लास भी आपका बेसिक कहीं होगा। ठीक है ना, अब ये बेसिक जितने लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि इसको शॉर्ट वे में कंप्लीट करूँ। लेकिन अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो मैं फिर से कह रहा हूँ आपको केमिकल रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होने दूँगा। अगला क्लास इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है।
इसलिए बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।